हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 7 वीडियो बनाया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को एक जगह दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप अगर 10 साल 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्या होता है जब, हो सकता है 5 क्वेश्चन दे दे 5 नंबर का, या 2 क्वेश्चन दे दे 2 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 नंबर का देता है, ज्यादा चांस है देने का। मैं पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो, इससे पहले जो भी वीडियो बनाएगा उसमें मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अर्थात यदि आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री में। क्योंकि अब 35 मार्क्स तो आपका बहुवैकल्पिक है, एक एक नंबर वाला है। 35 नंबर का आपका लिखित है और 30 आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उस 35 में आप जितना ला सकते हैं, और 35 एक नंबर वाला है, इस 35 में आपका प्रयास है 20-22 जितना नंबर अधिक से अधिक ला सके। प्रैक्टिकल में आप तो मिलेगा ही, वो अलग बात है। तो इसमें क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, या कारण बता, ये भी पूछ सकता है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको इक्वेशन याद करना पड़ता है। अगर आप इक्वेशन याद नहीं करेंगे, इक्वेशन नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, इक्वेशन अवश्य आप याद करेंगे, इक्वेशन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए सबका इक्वेशन हम लिख भी दिए हैं। सबका इक्वेशन याद करना बहुत जरूरी है, तो इक्वेशन को आप याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया गैस से या अमोनिया से कराई जाती है तो क्या होता है। देखिए आंसर एक शब्द में ही होगा, आंसर एक शब्द में ही होगा, लेकिन इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप क्या करेंगे, इक्वेशन याद करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर कोई ये याद नहीं इक्वेशन लिख देता है, तो चूंकि इक्वेशन जो लिख देगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, अब क्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, उसको नंबर मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन लिखना उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने में आप क्या लिखेंगे, उसी को दोहराना है। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। क्वेश्चन को ही दोहराना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इक्वेशन। इसलिए आप केमिकल इक्वेशन जो है उसको जरूर याद करेंगे। क्वेश्चन था फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या होता है, तो आंसर लिखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है या प्राप्त होता है। उसमें चाहे तो जोड़ सकते हैं कि जल्दी बनता है, उसके बाद आपको इक्वेशन लिखना होगा। इसको इक्वेशन नहीं लिखेंगे और इसको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा इक्वेशन को। तो इक्वेशन को आप जरूर याद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, आप फर्स्ट वाला नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में है कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, पोटेशियम नहीं होगा सॉरी, पी है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है। कह रहा है कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl से कराई जाती है तब क्या होता है। तो फिर आपका वही आंसर होगा, 2 शब्द में ही आंसर होगा। आप फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो, अब उसमें जोड़ेंगे तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसी में थोड़ा सा मिला देना है। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है या प्राप्त होता है। देखिए मैं बोला ना, भाषा आसान है लेकिन इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। इक्वेशन ही थोड़ा सा टेढ़ा है, और देखिए जिसमें मेहनत ज्यादा लगेगा ना, समझ लीजिए उसी में कामयाबी मिलती है। जो आपको लगता है कि टेढ़ा है या मुश्किल है, उस काम को करेंगे और सफलता मिलती है तो और ज्यादा मजा आता है।
तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। सिर्फ अगर इतना लिख देंगे तो हो सकता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है ना भी नंबर मिले या आधा भी दे सकता है, यानी 1 नंबर भी दे सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका इक्वेशन है। इक्वेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री में मार्क्स कम लाते हैं। इसका कारण यही है कि वो इक्वेशन नहीं लिखते हैं, इक्वेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिख देते हैं, लेकिन जो उसमें इक्वेशन दिया जाता है उस इक्वेशन को नहीं लिखते हैं। तो अगर आप इक्वेशन को लिखते हैं तो सबसे आप अलग होंगे ना। मान लीजिए 50 बच्चे का कॉपी जो है जांच करने वाले के पास गया, उसमें से कोई बच्चा इक्वेशन नहीं लिखा है, लेकिन 5 बच्चा या 2 बच्चा जो है इक्वेशन लिखा है, तो जो चेक करने वाला उसको भी लगेगा कि नहीं ये केमिस्ट्री जानता है, या सबने नहीं लिखा ये केमिस्ट्री में इक्वेशन भी लिखा है, तो उसको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा उसे सभी लोगों से डिफरेंट करिए, सब लोग से थोड़ा अलग करिए। ज्यादातर लोगों का आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि थोड़ा भारी पड़ता है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। याद करने दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अणुसूत्र, सबका अणुसूत्र याद रखेंगे ना, और कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है और बैलेंस करने आ जाएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अणुसूत्र याद नहीं करते हैं, अणुसूत्र याद नहीं रहता है तो फिर आपका और ये इक्वेशन का बैलेंस करने नहीं आता है तो दिक्कत होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मेथेन ओजोन से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन है मेथेन ओजोन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो मेथेन ओजोन से, ओजोन का फॉर्मूला अणुसूत्र याद रखिएगा O3। देखिए मैंने अभी बोला ना कि अगर आपको अणुसूत्र याद रहेगा तो आसानी से आप बना लेंगे। भाषा जब याद हो गया तो हम लोग जब 10th क्लास पढ़े तो क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन में हम लोग यही पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन में यानी कोई अभिक्रिया है तो कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है उसके अणुसूत्र को लिख दिया जाए तो इक्वेशन हो गया। तो अगर आपको रिएक्शन पता है कि ये अभिक्रिया करके ये बना रहा है तो उसका अणुसूत्र याद होगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। और उसमें आपको क्या चाहिए, बैलेंस करने आना चाहिए। जैसे इसमें देख लें, कह रहा है कि मेथेन ओजोन से अभिक्रिया करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब ये आपने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया बताया। अब अगर आपको याद हो कि मेथेन का सूत्र क्या होता है तो आप मेथेन का CH4 लिखेंगे, O3 लिखेंगे, 2 छोड़ दीजिए O3 लिखेंगे। उसके बाद अगर उसमें मेंशन किया गया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो ऊपर MnO2 लिख देंगे। अब उसमें कह रहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड बनता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला लिख देंगे, जल बनता है तो जल का फार्मूला लिख देंगे, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है तो ऑक्सीजन का O2 लिख देंगे, क्योंकि वो हमेशा O2 के रूप में रहता है। उसके बाद बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 जुटेगा, यहाँ 2 जुटेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, अणुसूत्र। अगर आप इक्वेशन याद करना चाहते हैं तो आप जितना भी अणुसूत्र है सबको याद कर लीजिए, और अणुसूत्र अगर आप याद कर लेते हैं उसके बाद बैलेंस करने का सीख लीजिए, रासायनिक समीकरण कैसे बैलेंस होता है, तो इक्वेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से इक्वेशन को लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, मेथेन ओजोन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, मेथेन ओजोन से अभिक्रिया करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जल बनता है और क्या है, ऑक्सीजन बनता है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहा है, पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या होता है आपसे पूछ रहा है। तो पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन का, पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर ये आपका C2H6 है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा C2H6, इसलिए मैंने बोला था ना अणुसूत्र याद रखना है। C2H6 एथेन है। तो पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एथेन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जबकि कैथोड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको अणुसूत्र मालूम नहीं तो कैसे आएगा, अणुसूत्र इसका क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अणुसूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। तो फिर से इसको देख लेते हैं, पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर मेथेन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, मेथेन बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तथा
कैथोड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में एसिटिलीन गैस प्रवाहित की जाती है। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में एसिटिलीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? सुन लें। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की, जैसे क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट करेंगे। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला अणुसूत्र H2SO4 याद रखेंगे, और मर्क्यूरिक सल्फेट ये है HgSO4। तो 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में एसिटिलीन गैस, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आपने जितना भी इसमें का और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इक्वेशन याद, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, अगर इक्वेशन याद करते हैं, रटते हैं, तो उससे बढ़िया ये है कि आप अणुसूत्र रट लें, और अणुसूत्र अगर याद कर लेंगे तो कोई भी इक्वेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया अगर के बारे में मालूम है तो आप उसके बारे में इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है, तो हम ले लिए H+Cl एरो HCl, ठीक है। हमने कहा अभिक्रिया में कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो आपने लिखा H+Cl एरो HCl, क्योंकि अभिक्रिया में हमने क्या कहा, हाइड्रोजन तो H, क्लोरीन तो Cl लिया, और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, HCl। ये हमने ये इक्वेशन लिखा, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस भी है, लेकिन ये सही नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है हमेशा Cl2 के रूप में रहती है। क्लोरीन हमेशा किस रूप में रहती है, Cl2 के रूप में रहती है। अब Cl2 के रूप में जब रहती है तो ये Cl2 हो गया, अब यहाँ Cl है, एक ही Cl है, अब इसको क्या करिए, बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे 2। अब Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन इधर H कई गो है, 2 गो है, इधर H कई गो है, 1 है, तो 1 और 2 यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बना सकते हैं रिएक्शन से। तो अगर आपको अणुसूत्र संकेत याद हो तो आप आसानी से अणुसूत्र इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जितना भी अणुसूत्र है उसको आप याद कर लें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।